नमस्कार आप सभी को। बिहार राज्य विशेष की मुख्य परीक्षा के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आपको बता दें, आज से कुछ बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों को आपको भी समझना है और उस आधार पर आपको कार्य करना है। सबसे पहली बात, आप सभी को पता होगा कि जीएस खंड के बिहार राज्य विशेष में आपके 2 पेपर देखने को मिलते हैं। एक पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। पेपर नंबर 1 में मुख्य रूप से 3 टॉपिक, इसी प्रकार से पेपर नंबर 2 में भी मुख्य रूप से 3 टॉपिक की चर्चा की गई है। जैसे प्रथम की यदि हम बात करें तो सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, समसामयिक घटनाएं जो होती हैं, और तीसरा सांख्यिकी विश्लेषण या आरेखन और जो इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार से पेपर नंबर 2 में जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था का। भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वहीं पर तीसरा खंड पेपर 2 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ऐसा सेक्शन इसमें रखा गया है जो लगातार भारत के विकास में योगदान देते रहे हैं, जिनका भारत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज से जो आपकी चर्चा है, जो आपको देखने को मिलेगी, उसमें हम मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से हम अब आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को ही हल कराएंगे। जो प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं, सबसे पहले अब हमारा प्रयास होगा कि कम से कम पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का हम अभ्यास कर लें, और उन प्रश्नों के साथ साथ उन टॉपिक का भी अच्छे से अध्ययन कर लें जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। क्योंकि ज़रूरी है कि जब तक हम विगत वर्षों के प्रश्नों को नहीं देखेंगे तब तक हमारी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और इसके साथ साथ क्योंकि समसामयिकी का भी खंड आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो जो समसामयिकी में महत्वपूर्ण चल रहा होगा इन दिनों, उनकी भी हम उसकी भी चर्चा करेंगे, उसका भी जिक्र करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, जो कि पूर्व की परीक्षा में पूछा गया है और अक्सर ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। 1 वर्ष 2 वर्ष के अंतराल पे लगातार ये प्रश्न रिपीट होता रहता है। कई बार तो लगातार यही सेम प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रश्न कह रहा है, पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। पटना कलम चित्रकला अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। बिहार राज्य की मुख्य परीक्षा के यदि पन्नों को आप पलटते हो प्रश्नों के, तो ये आपको अवश्य रूप से, अनिवार्य रूप से देखने को मिलेगा। ठीक है, बात हो रही है पटना कलम या पटना चित्रकला की बात हो रही है। ठीक है, पटना कलम चित्रकला की बात हो रही है। तो आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। बोलना है क्या गया है कि पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। अब मान लीजिए ये प्रश्न आपको लिखना है और अब बिहार राज्य विशेष के लिए उत्तर लेखन कर रहे हो। आपको सबसे पहले, आपको पता है कोई भी प्रश्न है 2 बार पढ़ना चाहिए। प्रश्न पढ़ा, आपका कीवर्ड आया पटना कलम चित्रकला, तो मतलब आपका जो उत्तर है वो पटना कलम चित्रकला पर केंद्रित होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत कहाँ से होगी? इस प्रश्न की जो शुरुआत है, सबसे पहले पटना कलम चित्रकला क्या है, पटना कलम चित्रकला ये क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो सबसे पहले आप पटना कलम चित्रकला क्या है इसके बारे में आप बताओगे, विशेष रूप से इसके उद्भव के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, इनसे संबंधित चित्रों के बारे में और इनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में आप बताओगे। तो सबसे पहले जो आपको उत्तर की शुरुआत करनी है, जो आपकी चर्चा की शुरुआत करनी है, उसको यदि स्पष्ट नहीं दिख रहा हो, थोड़ा सा ब्राइटनेस मैं सही कर देता हूँ जिससे चीज़ें स्पष्ट दिखें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है कि पटना कलम चित्रकला क्या है इसको आपको बताना है। और पटना कलम चित्रकला में क्या क्या आपको बताना है, उद्भव कैसे हुआ, उद्भव के साथ साथ इसकी विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ इनके चित्र कैसे होते हैं, इनसे जुड़े हुए कलाकार या इनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के नामों का जिक्र आप प्रारंभ में करोगे। आपको पता है आपका उत्तर जो है ये 4.5 पेज मानक है जिसमें लिखना होता है, मतलब मिनिमम आपको 3.5 पेज तो अवश्य लिखना है, और उस आधार पर आप इसकी शुरुआत करोगे। इसकी विशेषताओं के बारे में आप बताओगे, इसका उद्भव बताओगे, उद्भव के साथ साथ यहाँ पे इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है,
क्योंकि विशेषताओं के बारे में तो अलग से पूछा गया है। तो उद्भव के बारे में और विकास इसका कैसे हुआ, चित्र और व्यक्तियों के बारे में आपने बता दिया। तो पहला भाग कंप्लीट हो गया। दूसरा भाग जो है, अब इसमें आप इसकी विशेषताओं का जिक्र करोगे। ठीक है, बहुत सारी विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं का आप जिक्र करोगे। और तीसरा भाग जो होगा ये निष्कर्ष का होगा। ठीक है, ये प्रत्येक प्रश्न में आपको लिखना है। और ये जो निष्कर्ष होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये आपका अपना विचार होता है और एग्जामिनर निष्कर्ष को जरूर पढ़ता है। तो निष्कर्ष जितना बेहतर होगा एग्जामिनर पर उतना प्रभाव पड़ेगा, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। अब बात हो रही है पटना चित्रकला क्या है, पटना कलम चित्रकला क्या है। आप जानते हैं कि मुगल काल में यदि हम बात करें तो मुगल काल में अधिकांश शासक जो हुए हैं, जो अधिकांश मुगल शासक हुए हैं, वो लगातार अपने दरबार में, अपने राज दरबार में कलाकारों को और इस प्रकार के व्यक्तियों को जो है संरक्षण देते आते थे, प्रश्रय देते आते थे और उनका सम्मान करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में जब मुगल काल का पतन होने लगा तो पतन के समय के जो शासक हुए, जिनमें प्रमुख रूप से औरंगजेब का नाम आता है, औरंगजेब के शासनकाल में देखने को मिलता है कि पूर्व में जो कलाकारों को, जो इस प्रकार के व्यक्तियों को, संगीतज्ञों को सम्मान दिया जाता था, जो राजकीय प्रश्रय प्राप्त था, वो औरंगजेब के समय में समाप्त हो गया। औरंगजेब ने उसको समाप्त कर दिया। और जब औरंगजेब ने इसको समाप्त कर दिया, जो एक कला थी, जो संस्कृति थी, इसको प्रश्रय देने का काम जब इसने समाप्त कर दिया, तो इससे जो जुड़े हुए लोग थे वो पलायन कर, मुगल दरबार से पलायन करने को विवश हुए और वो मुगल दरबार से पलायन कर गए। उनमें से कुछ लोगों का एक समूह था जो जाकर पश्चिम बंगाल में बस गया। और उस समय आप जानते हैं, ये समय काल यदि हम बात करें तो ये समय काल था 1750 के आसपास का। ठीक है, और ये जाके वहाँ पे बस गए। तो जब प्लासी का युद्ध हुआ, तो प्लासी के युद्ध के बाद क्या हुआ कि जब यहाँ पे मीर कासिम जब यहाँ पे सत्ता में आया, तो मीर कासिम द्वारा भी औरंगजेब के कदमों पर चलते हुए इस प्रकार के कलाकारों को, इस प्रकार की कला को और संस्कृति को जो है प्रश्रय देना बंद कर दिया गया। और जब वहाँ से भी लोगों को निराशा हुई, तो वहाँ से भी कुछ लोग, सभी नहीं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो भागकर बिहार की तरफ आए। और बिहार की यदि हम बात करते हैं तो पटना के आसपास, पटना हो गया, पूर्णिया हो गया, पटना हो गया आपका, पूर्णिया हो गया, इन क्षेत्रों में आकर बस गए। और जब ये लोग इन क्षेत्रों में आकर बसे तो यहीं से आपको देखने को मिलता है कि पटना कलम चित्रकला का आपको उद्भव देखने को मिलता है। यहीं से इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलती है। इसका जो विकास हुआ विशेष रूप से माना जाता है कि 18वीं शताब्दी से आपको देखने को मिलता है। 18वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के ऊर्ध्वार्ध तक या पूर्वार्ध तक देखने को मिलता है। विशेष रूप से ये आपको 1750 से लेकर 1925 तक आपको इसका विस्तार देखने को मिलता है, इसका उच्च समय देखने को मिलता है। इसके बाद से धीरे धीरे ये जो कला है ये समाप्त होती गई। ठीक है, तो इसका जो समय काल रहा है लगभग 1.5 शताब्दी का समय काल रहा है। इन 1.5 शताब्दियों में पटना कलम चित्रकला जो है वो पूर्ण रूप से फली फूली और आज भी इसके जो साक्ष्य हैं वो आपको पटना संग्रहालय में आपको देखने को मिलते हैं। इस समय जो शैली का विकास हुआ पटना चित्रकला में, जो शैली का विकास हुआ पटना कलम चित्रकला में, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। क्योंकि ये जो विशेषज्ञ थे अपने क्षेत्र के, ये कहाँ से आए थे? ये मुगल दरबार से आए हुए थे। मुगल दरबार से पहले ये जुड़े हुए थे, बाद में राजनीतिक प्रश्रय ना मिलने के कारण इन्होंने दरबार छोड़ा था। तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये मुगल दरबार से जुड़े हुए थे तो इनके पास जो शाही शैली थी, जो मुगलों की शाही शैली थी, उसकी भी बारे में इनके पास जानकारी थी। दूसरी बात, शाही शैली के अलावा यदि हम बात करें तो तात्कालिक, क्योंकि 1750 की बात हो रही है तो ब्रिटिश का आगमन हो गया था, तो तात्कालिक जो ब्रिटिश शैली थी, तात्कालिक जो ब्रिटिश शैली थी उसका भी समावेश यहाँ पे देखने को मिलता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण था,
क्योंकि ये पटना में आके बसे थे, तो यहाँ पे जो स्थानिक कारक थे, जो यहाँ की स्थानीय कला थी, उसका भी यहाँ पे समावेश देखने को मिलता है। जो स्थानीय विशिष्टताएं थी वो भी इसमें देखने को मिलती है। तो मुख्य रूप से आप कह सकते हो कि पटना कलम चित्रकला में मुख्य रूप से 3 विशेषताओं को समाहित किया गया था। पहला, शाही शैली जो है मुगलों की थी, दूसरा तात्कालिक ब्रिटिश शैली, और तीसरा स्थानीय विशिष्टताओं को भी इसमें समाहित किया गया था। स्थानीय विशिष्टताओं में क्या चीजें, जैसे रेखांकन करना, जो चित्र बनता था उसका रेखांकन करना। रेखांकन करने के साथ साथ उसमें आपको देखने को मिलता था रंग भरना। रंग भरने के बाद रंगों का जो चुनाव था, जो विषय वस्तु थी, ये कहीं ना कहीं स्थानिक विशिष्टताएं थी। तो पटना कलम चित्रकला में जो आप रंगों का प्रकार देखते हो, जो रेखांकन का प्रकार देखते हो, जो रंगों का चुनाव देखते हो और जो विषय वस्तु देखते हो, वो किसके उदाहरण है? वो स्थानीय विशिष्टताओं के उदाहरण है। तो पटना कलम चित्रकला क्या थी? इन तीनों चीजों को, इन तीनों कारकों को समाहित कर आप कह सकते हो तीनों कारकों को अपने आप में समाहित की हुई थी। तो ये तो बात हो गई इसकी। इसके बाद आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ये शैली जो है मुख्य रूप से आपको देखने को मिलती है कागजों पर इसका प्रयोग किया गया था। कागजों के साथ साथ जो हाथी दांत थे उस पर इसका प्रयोग किया गया था। तो इसी के कारण इस शैली को जो है लघु चित्रकला की शैली कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि इसमें जो चित्रण आपको देखने को मिलता है, इस शैली में जो चित्रण आपको देखने को मिलता है, जो इसको शाही शैली से अलग करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण था। क्या? यहाँ पे जीवंत दृश्यों को दिखाया गया था, मतलब दैनिक जीवन के दृश्यों को दिखाया जाता था, जन साधारण के कार्यों को उकेरा जाता था, और यही इसको जो है वो जो शाही शैली थी उससे अलग बनाता था। क्योंकि शाही शैली में क्या होता था, ज़्यादातर दरबार के चित्रों को उकेरा जाता था, ज़्यादातर दरबार के चित्रों पर चित्रकारी की जाती थी। लेकिन इस शैली में क्या हुआ, पटना कलम चित्रकला शैली में स्थानीय लोगों को दर्शाया जाने लगा, स्थानीय लोगों के कार्यों को दर्शाया जाने, मतलब एक जीवंत चित्र प्रस्तुत करने का यहाँ पे प्रयास किया गया। उदाहरण के रूप में जैसे बढ़ई का चित्र देखने को मिलता है, जैसे मछली बेचते हुए औरत का चित्र देखने को मिलता है, बढ़ई के साथ साथ जो रथ बनाने वाले लोग होते थे उनका चित्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो दैनिक जीवन में आप देखते हो जिनको, उनके चित्र आपको देखने को मिलते हैं, और ये सजीव प्रतीत होते थे अपने आप में, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सजीवता का भी यहाँ पे प्रमाण इस चित्रकला में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि इसमें जो रंगों का प्रयोग किया गया, जैसे हल्के पीले रंग का प्रयोग किया गया, नीले रंग का प्रयोग किया गया, हरे रंग का प्रयोग किया गया, गहरे लाल रंग का प्रयोग किया गया, भूरे रंग का प्रयोग किया गया। तो जो रंगों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, विशेष रूप से आप कह सकते थे वो भी बहुत ही प्राकृतिक तरीके से तैयार रंगों का प्रयोग भी यहाँ पे किया जाता था। और इसका जो क्षेत्र था वो कौन था, तो इसका प्रमुख क्षेत्र पटना, दानापुर और आरा का जो क्षेत्र था, इन्हीं क्षेत्रों में ये जो शैली थी ये बहुत अच्छे तरीके से लगभग 1.5 शताब्दी तक जो है ये फली फूली यहाँ पे। इसके चित्रकारों में यदि हम बात करें तो 3 नाम प्रमुख रूप से आप याद रखिएगा। पहला नाम आता है सेवक राम, पहला नाम आता है सेवक राम, दूसरा नाम आता है हुलास राम, ठीक है, और तीसरा महत्वपूर्ण नाम आता है ईश्वरी प्रसाद। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है। इस शैली के अंतिम जो चित्रकार हैं, अंतिम संबंधित व्यक्ति हैं, वो हैं ईश्वरी प्रसाद, और सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं सेवक राम। इनका समय काल 1770 वर्ष से प्रारंभ होता है और वर्ष 1830 तक रहता है। इसके बाद हुलास लाल हैं, जिनका संबंध 1785 से लेकर 1885 तक देखने को मिलता है, और सबसे अंतिम में आपको याद रखना है ईश्वरी प्रसाद। तो जब भी आप उत्तर लेखन करते हैं, कम से कम इन 3 नामों का जिक्र आपको अवश्य करना है। ठीक है, बाकी के अन्य भी लोग हैं लेकिन उनका नहीं,
इन तीनों में से किसी का भी आपको नहीं भूलना है, बाकी अन्य नामों का भी जिक्र आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके नमूने जैसे मैंने आपको बोला कि आज पटना संग्रहालय में देखने को मिलते हैं। इसके बाद बात आती है इस चित्रकला की विशेषता पर। इसमें क्या विशेषताएं थी यदि हम उसकी बात करें, इस चित्रकला की विशेषताओं की बात करें, तो सबसे पहली जो विशेषता आपको देखने को मिलती थी वो थी रंगने की विशेष शैली। और ये क्या थी, मैंने आपको बोला ये स्थानिक थी, स्थानिक ली गई थी। रंगने की विशेष शैली, रंगने की विशेष शैली क्या थी इसमें जो रंगने की विशेष शैली थी यदि हम बात करें तो यहाँ पे चटक रंगों के स्थान पे जो है सौम्य रंगों का प्रयोग किया जाता था, शांत रंगों का प्रयोग किया जाता था। रेखांकन के लिए इस कला को जुड़े हुए लोग आप कह सकते हो अपने कला में इतने पारंगत थे कि वो रेखांकन के लिए पेंसिल का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि आप कह सकते हो ब्रश या रंगों के सहारे ही वो रेखांकन का प्रयोग करते थे। रफली क्या होता है, पहले आप पेंसिल से कोई वर्क बनाते हो फिर उसको रंगते हो, लेकिन ये लोग क्योंकि इतने पारंगत थे अपनी कला में कि ये उसी रंगों के प्रयोग और ब्रशों के प्रयोग से ही इसको जो है रेखांकन करने का प्रयास करते थे। इनमें जो लाल रंग आप कहते हो बनता था वो लाह से बनता था, लाह से लाल रंग तैयार होता था। पीला रंग है वो विशेष प्रकार की मिट्टी से तैयार होता था। नीला रंग जो है वो नील से तैयार होता था। आसमानी रंग जो है वो लाजवर्द से तैयार होता था। और जब पीले रंग को मिला दिया जाता था नीले रंग में तो हरा रंग तैयार होता था। तो रंगों का भी जो प्रयोग है, रंगों का जो प्रयोग देखने को मिलता है वो इस प्रकार का देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो महीन कार्य होते थे, जो इस चित्रकला में महीन कार्य करने होते थे, उसके लिए गिलहरी के पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता था। गिलहरी के पूंछ से जो ब्रश बनाया जाता, पूंछ के बालों से जो विशेष ब्रश तैयार होता था, उससे जो है जो महीन कार्य करना होता था उससे ये कार्य किए जाते थे। ठीक है, इसके बाद आता है लघु चित्र शैली। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं दूसरी विशेषता की। दूसरी विशेषता जैसे मैंने बोला लघु चित्रकला शैली थी, क्योंकि इसका जो प्रयोग था वो कागजों पर किया जाता था। इसका जो प्रयोग था वो आपको देखने को मिलता था हाथी दांत पे, जिसके कारण इसको लघु चित्रकला की शैली कहा जाता था। इसके बाद तीसरी जो इसकी विशेषता थी, महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो थी जीवंत चित्रण। ठीक है, जीवंत चित्रण जो है ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। और जीवंत चित्रण के अंतर्गत यदि हम बात करें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसमें जिन घटनाओं का जिक्र किया जाता था वो आम घटनाएं होती थी। उदाहरण के रूप में बढ़ई का कार्य करते हुए दिखाया जाना, रथकार का दिखाया जाना, मछली बेचते हुए महिला का दिखाया जाना, लोहार का दिखाया जाना, सुनार का दिखाया जाना। तो कहीं ना कहीं ये जीवंतता प्रदान करते थे इस चित्र में, और ये दैनिक जीवन से जुड़े हुए चित्र होते थे, और ये इसकी प्रमुख विशेषता थी। और यही विशेषता जो है इसको वो मुगल शैली से इसको अलग करती है, शाही शैली से इसको अलग करती है, क्योंकि शाही शैली में ज़्यादातर जो प्रयोग है वो किया जाता था राज दरबार के अंदर के चित्रों का। ठीक है, इसके बाद आता है अगला जो विशेषता ही है मुगल शैली से भिन्नता। ठीक है, मुगल शैली से भिन्नता। हालांकि ये मुगल शैली से भिन्नता, मुगल शैली से भिन्नता की बात यदि हम करें तो क्योंकि ये कई संदर्भों में, याद रखना है आपको, 1 मिनट का समय दीजिएगा। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि मुगल शैली के ये बहुत करीब था, लेकिन मुगल शैली के करीब होने के कारण भी ये बहुत संदर्भों में मुगल शैली से भिन्न था। सबसे प्रमुख जो भिन्नता थी, जैसे मैंने बोला, सजीवता, क्योंकि इन चित्रों में सजीवता होती थी और मुगल कालीन जो चित्र होते थे उसमें सजीवता देखने को नहीं मिलती थी। दूसरा, जो वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, जो रंगों का उपयोग किया जाता था, जो बैकग्राउंड का उपयोग किया जाता था, वह भी इसको मुगल शैली से भिन्न बनाता था। इसके साथ साथ जो मैंने आपको प्रमुख रूप से बताया कि जैसे पहले क्या होता था कि ज़्यादातर मुगल काल में जो ज़्यादातर चित्र होते थे वो राजमहल पर ही केंद्रित होते थे, राजमहल से ही संदर्भित होते थे। ठीक है, राज दरबार या राजमहल पर आधारित चित्र ही उकेरे जाते थे। और बाद में क्या हुआ इस समय काल में कि इस समय काल में बदलाव किया गया और जो भी चित्र थे उनमें सजीवता परिलक्षित होती थी। अब बात आती है कि आपने सारी चीज़ें देख ली कि ये क्या है, पटना कलम चित्रकला है क्या।
पटना कलम चित्रकला है क्या, ये आपने देख लिया। अब आपको इसका उत्तर लिखना है, तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करोगे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको देखना है कि पटना कलम चित्रकला जो है ये होती क्या है और इसका उद्भव कहाँ से हुआ, किस प्रकार से इसका विकास हुआ, साथ ही साथ इससे जुड़े हुए चित्रों को दर्शाना है और इससे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में भी आपको बताना है। इतनी जानकारी यदि आप लिखते हो तो कम से कम इनके बताने में आपका 1.5 पेज लग जाएगा। कम से कम 1.5 पेज में ये आपका हो गया, ठीक है, कि आप पटना कलम चित्रकला क्या है, इसका विकास कैसे हुआ, उद्भव कहाँ से हुआ और किस प्रकार से आप जब लिखना शुरुआत करते हो तो किस प्रकार से आप मुगल काल से इसकी शुरुआत करोगे कि मुगल काल में पूर्व के जो शासक थे किस प्रकार से वो कलाकारों को, इस प्रकार के जो क्षेत्र के लोग थे, कलाकार हो गए, संगीतकार हो गए, इनको किस प्रकार से राजनीतिक प्रश्रय देते थे, किस प्रकार से इनको मान्यता देते थे। लेकिन बाद में जैसे जैसे मुगल काल का पतन होता गया, जैसे जैसे मुगल काल पतन की तरफ बढ़ता गया, तो बाद के जो शासक आए उन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान देना उचित नहीं समझा और इसको प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। और उसके बाद से किस प्रकार से ये लोग जो इस कला पर आश्रित लोग थे, किस प्रकार से उन्होंने बंगाल जाकर आश्रय लिया। लेकिन 1757 के बाद उन्हीं में से कुछ लोगों ने बिहार के पटना, दानापुर और आरापुर आदि के क्षेत्रों में जोकर आकर बस गए और बाद में किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई, अभी हमने इसका जिक्र किया है। तो उसकी शुरुआत आप करोगे, लगभग 1.5 पेज में ये आपका समाप्त हो जाएगा। और जब सारी चीज़ें आप बता देते हो तो उसके बाद आपको बताना है कि किस प्रकार से पटना कलम चित्रकला की विशेषताएं हैं, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, उसके बारे में आप बात करोगे। 3 से 4 महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं इसकी विशेषताओं के, उसका आप जिक्र कर दोगे, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इसको भी प्रयास करना है कि ये जो विशेषताएं हैं इनको भी कम से कम 1 से 1.5 पेज में लिखना है, कम से कम 1 से 1.5 पेज में इनको लिखना है, जिससे विशेषताओं के साथ साथ और पटना कलम चित्रकला क्या है इसको बताने में आपका 3 पेज कम से कम कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इस तरह से आपको प्रयास करना है। और इन सब के बारे में जब आपने जिक्र कर दिया, फिर बात आती है निष्कर्ष की। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में लिखना है। क्या चीज़ लिखोगे निष्कर्ष? क्योंकि निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो निष्कर्ष में क्या लिखोगे आप बताओगे कि पटना चित्रकला अपने समय काल में राजकीय प्रश्रय ना मिलने के कारण, राजकीय प्रश्रय ना मिलने के कारण भी लगभग 1.5 शताब्दी तक आपने आप को जो है वो संरक्षित रखी है। या आप इस तरह से बता दोगे कि पटना चित्रकला अपने समय काल में राजकीय प्रश्रय ना मिलने के बावजूद भी 1.5 शताब्दी तक बहुत ही बेहतर ढंग से अपने आप को विकसित की, बहुत ही बेहतर ढंग से। और इस बिहार के इन क्षेत्रों में, आरा हो गया बिहार का, पटना हो गया, दानापुर हो गया, इन क्षेत्रों में भली भांति ढंग से फली फूली। लेकिन आपको यह भी बताना है कि लेकिन बाद के वर्षों में अनेक मौलिकता व विशिष्टता होने के बावजूद भी यह जो कला थी वो धीरे धीरे क्षीण होती गई और आज के समय में यदि हम बात करें तो यह कला विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया निष्कर्ष। और इसमें आप बताओगे कि आज के समय में यदि पटना कलम चित्रकला पर ध्यान दिया जाता है, पटना कलम चित्रकला को जीवित करने का प्रयास किया जाता है, या राज्य सरकार पटना कलम चित्रकला को जीवित करने के लिए कोई कार्यक्रम की घोषणा करती है, तो निश्चित रूप से यह प्रयास बेहतर होगा। क्योंकि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको हमेशा हमें जीवंत रखने का प्रयास करना चाहिए, जीवंत रखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। तो इस तरह से आप निष्कर्ष लिखोगे और ये आपका उत्तर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम आपको इस उत्तर को 3.5 से 4 पेज में लिखना है। 3.5 से 4 पेज में यदि आप लिखते हो तो बहुत है, यदि 3.5 पेज भी लिख देते हो तो भी यह उत्तर आपका पर्याप्त रहेगा। अब इसमें जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, पैरा वाइज लिखना है कि चार्ट बना सकते हो। जैसे रंगों का प्रयोग था, अभी हमने बात किया रंगों का प्रयोग, ठीक है। तो रंगों का जो प्रयोग है उसको आप ग्राफ के माध्यम, चार्ट के माध्यम से दर्शा सकते हो कि किस प्रकार से लाल रंग तैयार किया जाता था, किस प्रकार से पीला रंग तैयार किया जाता था, किस प्रकार से हरा रंग तैयार किया जाता था इस समय काल में, इसको आप बता सकते हो। और इसके साथ साथ जब बात होती है कि इस कला के विकास की, तो जब आप इस कला के विकास के बारे में लिखते हो वहाँ भी कुछ इस तरह से डिजाइन कर बता सकते हो कि इसमें सबसे पहले शाही शैली का समावेश है, शाही शैली, दूसरा तत्कालीन ब्रिटिश शैली और स्थानिक विशिष्टताओं को भी ये समाहित करता है। तो इस तरह से थोड़ा सा आकर्षक इसको अपने उत्तर को बनाना है।
पैरावाइज लगातार नहीं लिखना है, ठीक है। लगातार पैरावाइज यदि आप लिखोगे सामान्य सा उत्तर होगा, क्योंकि आप भी वही पुस्तकें पढ़ते हो और आपके साथ जो अन्य लोग तैयारी कर रहे हैं या जो अन्य लोग मुख्य परीक्षा को लेकर कार्य कर रहे हैं वो भी समान पुस्तकें ही पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने उत्तर को अलग दिखाना है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रयास करना होगा। सबसे पहले बात आपके लिए होमवर्क है कि आपके पास पुस्तक होगी, इम्तियाज़ अहमद की पुस्तक होगी, उसको पलट लीजिएगा पेज और इसमें कला और संस्कृति टॉपिक के अंतर्गत चले जाइएगा। वहाँ पे मौर्य कला दिया होगा, पटना चित्रकला दिया होगा। तो आज का क्योंकि टॉपिक हमारा पटना चित्रकला से संबंधित है, पटना कलम चित्रकला से संबंधित है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पेज पलटकर एक बार जाकर पटना कलम चित्रकला को अच्छे से कंठस्थ कर लेना है, अच्छे से पहले पढ़ना है, ठीक है। ये दूसरी कोई पुस्तक होगी तो उसमें भी चीज़ें दी होंगी, तो पहले जाकर कम से कम आधे घंटे पटना कलम चित्रकला को पढ़ना है। होता क्या है इस वीडियो को देखने के बाद, इसके बाद फिर अपने दिमाग में इसका लेआउट तैयार करना है और लेआउट के बाद लिखना कैसे है वो चीज़ें फिर आप बाद में दर्शाइएगा, तब आपका उत्तर बेहतर होगा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको करनी है, आज का होमवर्क है आपका। और आप में से बार बार कह रहा हूँ, आप में से यदि कोई भी छात्र जिसका उत्तर पुस्तिका अभी तक सबमिट नहीं हो पा रही और आप सबमिट करना चाहते हो तो प्लीज़ बीपीएससी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में असाइनमेंट सेक्शन के अंतर्गत ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा और वहीं पर आपको अपने उत्तर शेयर करने होते हैं। यदि कोई जुड़ नहीं पा रहा है, अभी भी किसी को समस्या आ रही है, प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा कि अभी आप नहीं जुड़े हो। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप जुड़ना चाहते हो, नहीं जुड़े हो, तो अपना नाम बताइएगा, जिस नाम से आप मोबाइल ऐप में लॉगिन किए हुए हैं वो नाम बताइएगा जिससे हम आपको जोड़ सकें। और जो कॉपियों पे आप नाम लिखते हैं, जो उत्तर पुस्तिका पे आप नाम लिखते हैं अपना, वही नाम लिखा करें जिस नाम से आप मोबाइल ऐप में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो सभी को उत्तर लिखना है, मैक्सिमम जितना भी आप लिख सकते हैं इसके बारे में उतने अच्छे तरीके से लिखना है। बाकी जो भी कमियां होगी वो निश्चित रूप से मैं बताऊंगा। याद रखिएगा, प्रयास करना है कि कुछ रचनात्मक उत्तर हो, जैसे कि मैंने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं। ग्राफ वाइज, पैरा वाइज इस तरह से नहीं लिखना है, कुछ ना कुछ रचनात्मक होना चाहिए, ठीक है। और आप अपने उत्तर जब लिखते हो तो उसमें प्रारंभ में लेआउट भी बना सकते हो कि क्या क्या चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हो, कैसे कैसे, वो लेआउट भी आप बना सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने क्या जिक्र किया, मान लीजिए ये उत्तर आप लिख रहे हो तो सबसे पहले आपने लिखा पटना कलम चित्रकला क्या है, ठीक है। उद्भव विकास, तो यहाँ पे उद्भव विकास हो गया। फिर इसके बाद उद्भव विकास के साथ इससे जुड़े हुए चित्रकार हो गए। तो इन सब के बारे में आप अच्छे से ग्राफ वाइज बता सकते हो। दूसरा आप बता सकते हो कि फिर विशेषताओं की बात हो रही है, विशेषताओं में भी कितने प्रकार की विशेषताओं का जिक्र किया है उसको भी आप दर्शा सकते हो। और लास्ट में निष्कर्ष आप सकारात्मक लिख सकते हो और आपका उत्तर समाप्त माना जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उत्तर लिखकर आप सबमिट करिएगा, बाकी कोई समस्या होती है आप बताइएगा। कल फिर मिलते हैं एक नए उत्तर के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, और उसका उत्तर भी आपको लिखना होगा। और ये जो चर्चा है ये अब लगातार चलती रहेगी और इसमें विगत वर्षों के प्रश्नों को हम समग्रता से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए यहीं पर चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।